रिश्तों की समझ 5th क्लास का ईवीएस का ये हमारा पहला पाठ है। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं। संजना और सलमा स्कूल में साथ में पढ़ते हैं। तो संजना और सलमा दो बच्चियां हैं जो कि एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मध्यांतर का क्या मतलब होता है? रिसेस, मतलब जैसे स्कूल में आपको हाफ टाइम होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मध्यांतर। सलमा, हाँ संजना बताओ माँ को क्या हुआ? संजना, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? संजना, तो संजना क्या कहती है? हाँ डॉक्टर ने दवाई दी है। दादी जी एवं ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादा दादी, ताऊ ताई जी, चाचा जी, चाची जी एवं उनके बच्चे हम सब साथ रहते हैं। सलमा, तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी एवं मेरी छोटी बहन रहते हैं। तो हमने इतना पढ़ा, उसमें हमने क्या चीज़ समझी? एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। आप पिक्चर में देख के समझ सकते हो। जो एकल परिवार है उसमें क्या है? माता पिताजी और 2 बच्चे हैं, यही साथ रहते हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है उसमें आप देखो, दादा दादी जी भी हैं, पिताजी मम्मी माताजी भी हैं, चाचा चाची भी हैं और उनके सारे बच्चे हैं। तो इस परिवार को जहाँ सब लोग साथ मिल के रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको तो बोलते हैं संयुक्त परिवार। जब सारे साथ रह रहे हों तो उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, और जब सिर्फ माता पिता रह रहे हों साथ तो उसको बोलते हैं एकल परिवार। तो आपको एक सारणी दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है? परिवार के सदस्य है, यहाँ परिवार के सदस्य दिए हुए हैं और आपको क्या लिखना है? आपके साथ रहते हैं या कहीं और स्थान पर नाम लिखिए। आपको ये लिखना है कि आप वो क्या आपके साथ रहते हैं। अगर साथ रहते हैं तो आप लिखेंगे हाँ, अगर आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप लिखोगे नहीं, और उस जगह का नाम लिखोगे जहाँ पे वो रहते हैं। कोई भी यहाँ पे स्थान का नाम आ जाएगा। अपने पिछली कक्षा में एकल एवं संयुक्त परिवार के बारे में समझा है। एकल परिवार में बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। पता कीजिए और लिखिए। ये आपको पता करना है और लिखना है। क्या लिखना है आपको? आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, इनमें एकल परिवार कितने हैं, उनके घर में कितने कितने सदस्य रहते हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का होता है, इनमें संयुक्त परिवार कितने हैं, उनमें कितने कितने सदस्य रहते हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है। संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन करता? तो आप ये बताओ। अगर संजना अभी तो संयुक्त परिवार में रहती है, उसके दादा दादी जी सभी साथ में हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता, वो एकल परिवार में रहते, तो उसका ख्याल कौन रखता? तो चलो अब हम आगे एक चीज़ समझते हैं। परिवार का वंश वृक्ष। संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया है, मतलब वंश वृक्ष जो अपने परिवार के बारे में जानकारी देता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? अनंदाराम, ये क्या है? ये संजना के परदादाजी हैं। मोतीलाल ये दादाजी हैं। जगदीश ये पिताजी है, और संजना ये स्वयं है संजना। इधर देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है?
थापू बाई ये क्या है, इनकी परनानी जी हैं। कमला ये इनकी नानी जी का नाम है। रितु माता जी का नाम है। और संजना यह वश में है, मतलब खुद है वो। अब आप भी अपने परिवार के पिता एवं माता दोनों ओर से सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बनाइए। सलमा घर जाकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आया है? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? सोचिए और बताइए। अब आपको ये खुद सोचना है। क्या सोचना है आपको? सलमा के पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया? तो क्या उत्तर दिया उन्होंने कि आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे। गांव में शिक्षा का इतना ज़्यादा स्तर अच्छा नहीं होता था पहले, और काम या व्यवसाय के सिलसिले में उनको बाहर आना ही पड़ता था। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने में के और भी कई कारण हैं, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव होता है। मतलब जब संयुक्त परिवार रहता है तो उसमें वह सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सभी सदस्यों का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, आपस में सभी की केमिस्ट्री बोल सकते हो, या आपस में व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा ना हो भी दादा दादी का तो अच्छा है, मम्मी पापा है ना, फिर वो मम्मी की और चाची की आपस में जैसे औरतों की होते हैं ना टुकुर टुकुर, वैसे होने लग जाए। तो ऐसे नहीं, जब ऐसे होने लग जाती है तो परिवार संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदल जाते हैं। तो ये व्यवहार का एक कारण है ना। और कार्य करने में भी होता है, जैसे कार्य करने में कैसे, जैसे चाची बोल देती है सारा घर का काम तो मैं करती हूँ, तुम क्या करती हो? या मम्मी बोल देती है कि घर का ये काम मैं करता ही हूँ, तुम नहीं करती हो, ये काम तुम्हें करनी चाहिए। जब ऐसे झगड़े होने लग जाएं तो भी कारण किस चीज़ का है कि संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल जाते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं। अब 2-3 कारण तो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा आपको भी कोई और कारण लगता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताना। संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है? समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए, ये भी आप ज़रूर बताना। क्या आप या अपने परिवार में अपने बुजुर्गों से या अपने पिताजी से पूछना कि जो त्यौहार मनाने के तरीकों में कैसे बदलाव आए, और उस वजह से संयुक्त परिवार एकल परिवार में कैसे बदल रहे हैं। अपनी कॉपी में सारणी बनाकर लिखिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर, त्यौहार पर, या कभी नहीं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है रिश्तेदारी, तो क्या क्या रिश्तेदारी है? जैसे नाना नानी जी, मतलब ननिहाल है आपका, तो आप किनके साथ रहते हैं? क्या आप इनके साथ रहते हैं? तो आप बताइए भी आप इनके साथ रहते हैं, हाँ या नहीं। आप उनके यहाँ कब जाते हैं? तो ये आपको लिखना है, छुट्टियों में जाते हो, दीपावली पे, या नहीं जाते। दादा दादी जी, तो आप क्या अपने दादा दादी के साथ ही रहते हो या शहर में रहते हो? और यहाँ आपको लिखना है कि आप वहाँ कब जाते हो। ऐसे ही आपको चाचा चाची, बुआ फूफा जी और मौसी जी मौसा जी, इनका भी लिखना है, आप उनके यहाँ कब कब जाते हो। गोद लेना, चलो देखते हैं इस बारे में। एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूसरे बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद एवं खाना पीना आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा में ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो?
तो योगी क्या कहता है, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन, यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? योगी, तो योगी उसको क्या बताता है, यह हमारे घर में नई आई है, इसे मेरे माताजी पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही यह मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह ये मेरी बहन है। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे साथ घूमती है और मेरी नकल करती है। तो अब आप यहाँ पे हमने क्या एक नया शब्द सीखा, गोद लेना। मतलब आपकी किसी दूसरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखना या उसको अपने घर पर लाकर उसका लालन पालन करना क्या कहलाता है, उसको गोद लेना कहलाता है। क्या आपको पता है कि आप ऐसे ही किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते कोई, उसके लिए पूरे कागजी कार्रवाई भी होती है। किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। देखो मैंने बताया ना, आप ऐसे नहीं, आपको कानूनी कार्यवाही पूरी करने पर ही आप उसको गोद ले सकते हैं। सोचिए और बताइए, यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं और आपकी माँ 2-3 दिन से के लिए बाहर जाती है, तब आप कैसा महसूस करते हैं? जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, आश्रम, छात्रावास के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। आश्रम और छात्रावास मतलब छात्रों को रहने के लिए आवास दिया जाता है। आप स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो, या आश्रम ऐसे बनाए होते हैं जिसमें आपको घर जैसा माहौल दिया जाता है, वहाँ आपकी देखरेख भी की जाती है। आपको वहाँ जो बच्चे अनाथ होते हैं या आश्रम में रहना चाहते हैं तो वो वहाँ आश्रम में रह सकते हैं। कौन किसके जैसा? संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है, अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसके चाचा जैसी हैं और गोरा रंग दादाजी जैसा है, और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। सांवला मतलब हल्का काला होना। तो देखिए इसमें कौन कौन है, ये माँ है, ये पिंकी है और उनकी मौसी है। अब आपको ये सारणी पूरी करनी है जिसमें आपको क्या लिखना है कि आपको आपके लक्षण, जैसे चेहरा है वो किसके जैसे दिखता है, आंखें किसके जैसी हैं, नाक किसके जैसा है, बाल किसके जैसे हैं, कान किसके जैसा है और रंग किसके जैसा है, ये आपको यहाँ लिखना है। ये सारा काम आपको किससे करना है, पेंसिल से, ताकि आप इसको बाद में रफ भी कर सको और नेक्स्ट ईयर जब आपकी बुक किसी और के पास होगी तो वही से आराम से आसानी से रफ करके अपने बारे में लिख सकेगा। हम आपकी जो क्लासें हैं वो लाइव क्लासें भी लगाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइव क्लासें इसी चैनल पर लगाई जाए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को भी लाइक करें। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसके लिए इसे इनाम भी दिया गया। मैंने उसे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया पर लिख नहीं पाती। ये भी एक अच्छी आदत है। कुछ बच्चे होते हैं जो दाएं हाथ से लिख पाते हैं, कुछ बच्चे बाएं हाथ से लिख पाते हैं। तो आप बताओ आप कौन से हाथ से लिख पाते हो? पता कीजिए एवं लिखिए। ये आपको क्या लिखना है, बात करना आपके परिवार में किसे मिलती है। तो आपके कुछ जैसे बात करना, चलना, उठना बैठना,
उसके अलावा कोई भी 2 और आदत आप यहाँ लिख सकते हो और आपको बतानी है यहाँ कि वो किसके जैसे हैं आपके परिवार में। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ समझने वाली है, हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का मतलब होता है कि जैसे आप में जो लक्षण हैं, जैसे आपकी नाक किसके जैसी है, आँख किसके जैसी है, आप लिख कैसा रहे हो दाएं हाथ से बाएं हाथ से, ये जो लक्षण होते हैं ये आपको अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से ही मिलते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बच्चों के हाथ पे 5 की जगह 6 उंगलियां होती है या पैरों में 5 की जगह 6 उंगलियां होती है। तो आप देखना आपके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से किसी के हाथ में 5 या 6 उंगली पक्का होगी। तो ये लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब पीढ़ी मतलब जैसे आपके पिताजी हैं तो उनके पिताजी मतलब आपके दादाजी, और आपके पिताजी आगे मतलब आप खुद हो। तो ये क्या हुआ, जब संतान होती है तो एक पीढ़ी होती है, जैसे आपके दादाजी फिर पिताजी, ये एक पीढ़ी होगी। फिर पिताजी से आगे आप जन्म हो, ये आगे वाली पीढ़ी होगी, इसको बोलते हैं। तो जो वंशानुगति के गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों का निर्धारित हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार बहुत ही बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जो कि किसी विशेष श्रेणी में बहुत श्रेष्ठ कार्य करने पर ही सबको दिया, मतलब किसी एक विशेष जिसने श्रेष्ठ कार्य किया होता है उसको दिया जाता है। पिंकी ने यह सोचा तो समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन वह यह भी जानना चाहती थी कि यह गुण जानवरों में भी होते हैं। आप चर्चा कीजिए। गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है? वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे गुण में भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जुड़वा मतलब होता है जब एक साथ 2 बच्चों को जन्म देते हैं तो वो जुड़वा होते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्विन बोलते हैं। तो हमने इसमें यहाँ तक का सीखा, अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। एकल व संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिका अलग अलग होती है। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो ये एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ये बताना है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का जाना वंशानुगत कहलाता है। आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो हमें अभी भी पढ़ा, एक तो क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर आयुष खुराना। वंशानुगत लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हमें दादा दादी से भी प्राप्त होते हैं, माता पिता से भी प्राप्त होते हैं, नाना नानी से भी प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन सभी से। आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या संबंध है? आपकी माताजी की बहन आपकी क्या लगी?
और आपकी मौसी हुई। संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है? तो इस लेसन में हमने पढ़ा था और समझा था कि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य एक साथ रहते हैं और एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही साथ में रहते हैं, वो एकल परिवार होता है। देखिए यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी हुई है, रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल। तो हमें सभी रिश्तों की कदर करनी चाहिए। तो बच्चों ये था आपका पार्ट 1। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना।